हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट जो कि क्या है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें आपने क्या पढ़ चुका है, आपने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल देख चुका है, आपने डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ लिया है और साथ ही साथ में आपने प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है। फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल के साथ साथ जो उसका यूकैरियोटिक सेल का फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्या क्या, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो टू सेल ऑर्गेनल्स मैं आपको समझा चुकी थी, या फिर टू पार्ट्स ऑफ द सेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अब आज बारी है फर्दर और ऑर्गेनल्स की पढ़ने की, ठीक है। और ऑर्गेनल्स को हम डिटेल में देखेंगे और उन्हीं ऑर्गेनल से मिलकर एक सिस्टम फॉर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो चलो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। अब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो नेम है यहाँ पे, अगर हम इसे ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करें, मतलब कि कुछ तो भी तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल्स रहने वाले हैं जो कैसे रहने वाले हैं, मेम्ब्रेनस, मतलब ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं इस ऑर्गेनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है तो आप मुझे क्या बोलोगे, मैम सिंपली ऑर्गेनल मीनिंग क्या होता है, ऑर्गन्स ऑफ अ सेल। सेल के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जो सेल के अपने ऑर्गन है वो कहलाते हैं ऑर्गेनल्स, ठीक है। अगर अब हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को समझने की कोशिश करें, मतलब कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स रहेंगे, लेकिन अब ऐसे तो बहुत सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते होंगे, तो क्या हम उन सबको मिला के एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलेंगे? तो आंसर इज नो। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सिर्फ 4 सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, और वो 4 सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस या गोल्गी अपैरेटस, थर्ड इज लाइसोसोम एंड फोर्थ इज वैक्यूल। एंड इन चारों को मिला के हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड। इन चारों का फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इसीलिए हम इन चारों ऑर्गेनल्स को साथ में मिलाकर बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है हाउ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इज फॉर्म्ड, तो आपको इसमें आंसर करना होगा इट इज फॉर्म्ड बाय 4 सेल ऑर्गेनल्स जिनका नाम क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। एंड इसको क्यों बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, बिकॉज देयर फंक्शंस इज कोऑर्डिनेटेड। ये चारों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करेगा, ठीक है। कोई से बात आप समझ लो, जैसे करेंसी है, आप रुपए यूज़ कर रहे हो, जो नोट आप 500 रुपीज़ का नोट जो आप यूज़ करते हो वो कैसे बन गया, पहले कोई सी फैक्ट्री होगी जहाँ से वो पेपर आया होगा, फिर क्या होगा, कोई सी दूसरी फैक्ट्री होगी जहाँ से वो पेपर पैक हुआ होगा, एक जगह मैन्युफैक्चर हुआ, दूसरी जगह पैकेजिंग हुई, फिर कोई फैक्ट्री होगी जहाँ पर उसमें प्रिंटिंग का काम हुआ होगा, और फिर लास्ट से कोई फैक्ट्री होगी जिसने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया होगा। इसी तरीके से अब 4 अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबका एम क्या है, टू मेक करेंसी, टू मेक नोट। तो बस ये 4 अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन जो इनका काम है इट इज कोऑर्डिनेटेड, वो एक ही चीज के लिए काम करते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो सबसे पहली बात तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, और साथ ही साथ को आपको ये भी समझ में आ गया कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इस वीडियो में हमें डिटेल में क्या करना है, हमें ये चारों सेल ऑर्गेनल्स को डिटेल में पढ़ना है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या देख लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्टकट में लिख दिया जाता है ER। क्या लिख दिया जाता है, ER। अब क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कभी भी अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, NCERT का डायग्राम है, आप किसी भी सेल का स्ट्रक्चर देखो एंड सपोज दिस इज न्यूक्लियस, जिसको मैंने रेड शेड कर दिया है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो होता है उसकी 2 मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस की कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, 2। वन इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन से आपको ऐसे फोल्डेड फोल्डेड बहुत सारे कंटिन्यूस फोल्डेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, एंड दीज हाईली कॉइल्ड या फोल्डेड स्ट्रक्चर्स इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दीज आर नेटवर्क। रेटिकुलम वर्ड जो होता है ना, रेटिकुलम वर्ड का मीनिंग ही होता है नेटवर्क।
तो दीज आर नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो फैले हुए हैं, कहाँ से? अब देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेल्युलर स्पेस into two compartment, that is luminal inside endoplasmic reticulum and extraluminal outside endoplasmic reticulum। अब ये इतने सारे फोल्ड हैं, तो सोचो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, और मैंने ये बाहर ऐसे 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 कुछ कंपार्टमेंट ऐसे बना दिया। अब कुछ पार्ट हो गया जो इस साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट हो गया जिसे वाइट शेड कर रहे हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है। ओके, अंदर है ना, अग्रीड। और कुछ पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म का जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो इन फोल्डिंग्स के बाहर है। तो सिमिलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। नंबर 1 वो वाला पार्ट जो इन फोल्डिंग्स के जो इस रेटिकुलम के अंदर है, और सेकंड वो वाला पार्ट साइटोप्लाज्म का जो इस ट्यूब्यूलर ऑर्गन मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है। तो जो पार्ट अंदर होता है इट इज नोन एज लूमिनल, दैट इज इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो पार्ट बाहर होता है दैट इज एक्स्ट्रा लूमिनल इन द साइटोप्लाज्म। तो लूमिनल एंड एक्स्ट्रा लूमिनल, एक्स्ट्रा लूमिनल मतलब कि लूमिन के बाहर, उस जगह के, उस लूमिन के बाहर। तो दिस इज लूमिनल पार्ट एंड दिस इज एक्स्ट्रा लूमिनल पार्ट। अगर इस डायग्राम में समझें इसको, अगर हम क्लीन करके इस डायग्राम में अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए जो पार्ट यहाँ पे अंदर है, ये वाला पार्ट जो है, जितना भी इन ट्यूब्स के अंदर वाला पार्ट है, जो ट्यूब्स के अंदर वाला पार्ट है वो हो जाएगा इनसाइड, तो वो हो जाएगा लूमिनल पार्ट, और जो भी बाहर का साइटोप्लाज्म है वो कहलाएगा एक्स्ट्रा लूमिनल पार्ट। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। नाउ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। क्या क्या होता है वो? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिवीजन इनटू रफ एंड स्मूथ किस बेसिस पे किया गया है? तो सिंपल आंसर, रफ आप किसी चीज को कब बोलोगे? आपके पास दो चीजें हैं, एक को रफ बोला गया और एक को स्मूथ बोला गया। बताओ क्यों बोला गया होगा? रफ से आप क्या समझते हो? रोड है, आप बोलते हो अरे वाह कितना स्मूथ रोड है, और उसी आप बोलते हो अरे कितना खराब रोड है। आपका अच्छा और बुरा, रफ या स्मूथ का क्या क्राइटेरिया आप बताओ मुझे? सिंपल यही क्राइटेरिया है ना। अगर उसमें कोई भी बैरियर्स नहीं है, उसमें कोई भी रुकावटें नहीं है, एकदम लेवल्ड बढ़िया सा रोड है, तो दैट इज स्मूथ। और अगर उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, कोई से ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, कहीं ट्रक खड़ा है, कहीं कुछ खड़ा है, कहीं कुछ खड़ा है, कहीं पे गड्ढा कर दिया, कहीं पे बैलगाड़ी खड़ी कर दी और कहीं पे हेलीकॉप्टर लैंड करा दिया, तो वो कैसा हो गया? वो रफ हो गया, आप वहाँ से जाना पसंद नहीं करोगे। तो बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी रफ और स्मूथ में डिवाइड करने का सिंपल एक क्राइटेरिया क्या है वो? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट हो गए, सपोज ये था हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पे अगर ये वाइट कलर के जो डॉट हैं वो हैं हमारे राइबोसोम, ऐसे ऐसे कलर के बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट हो गए, तो वो कैसा दिख रहा है? इट इज नॉट लुकिंग स्मूथ, रादर इट बिकम्स रफ। तो इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी तरफ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इट लुक्स स्मूथ, इट अपीयर्स स्मूथ। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो चलिए देख लेते हैं अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले देखिए आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं? RER। बियर राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की? इट हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। RER is frequently observed in the cell actively involved in protein synthesis। अब मतलब कितनी ऑब्वियस बात हो गई। देखो कैसे हो गई ऑब्वियस बात? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? अगर कहीं कहीं भूली बिसरी बातें याद आ रही हो तो आपको ये बात याद आना चाहिए, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना। उसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, वहाँ पे प्रोटीन बनता है। तो बस आ गई बात समझ में, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसका ये मतलब हो गया उस पर क्या होगा? उस पर होगा प्रोटीन सिंथेसिस, उस पर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर?
दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। और ये जो होते हैं कंटिन्यूस होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, किसके साथ में? अभी मैंने आपको समझाया था कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो याद रखिए आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन से निकलते हैं। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। तो आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन होता है। इज दैट क्लियर? तो रफ में क्या याद करना है? नंबर 1 उस पर राइबोसोम होते हैं। फंक्शन क्या याद रखना है? प्रोटीन सिंथेसिस। सिर्फ दो बातें याद रखनी है, पहला उस पर राइबोसोम होते हैं, दूसरा उसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इज दैट क्लियर? अब जब आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया है तब हम आगे देख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं देखते हैं। राइबोसोम्स आर एब्सेंट। अब उसको बोल ही स्मूथ इसीलिए रहे हैं, एसईआर बोल ही इसीलिए रहे हैं बिकॉज राइबोसोम्स आर एब्सेंट। राइबोसोम्स नहीं है उसकी सरफेस पे। अब जब राइबोसोम्स उसकी सरफेस पे नहीं है तो वो कैसा दिखेगा? इट अपीयर्स स्मूथ, इट अपीयर्स स्मूथ दिखता है, वो काफी स्मूथ आपको दिखेगा। इन अपीयरेंस इट इज मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। अब उसके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो इससे ये बात तो एकदम क्लियर हो गई हमको कि प्रोटीन सिंथेसिस तो डेफिनेटली नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रोटीन सिंथेसिस डेफिनेटली नहीं होगा। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उस पर होता है लिपिड सिंथेसिस। क्या होता है उस पर? लिपिड सिंथेसिस। इज दैट क्लियर? ओके। In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized in SER. और अगर हम बात करते हैं हम में, एनिमल सेल्स में, तो हमारे में क्या काम कर रहा है भैया? ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन्स का सिंथेसिस कर रहा है। लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स का सिंथेसिस कर रहा है SER। तो आपने देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिर्फ एक काम था, वो जो कि क्या था? वो था प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो राइबोसोम है ही नहीं। तो अब ये क्या करता है? इसके अपने दो काम हो गए और वो अपने दो काम क्या हो गए? फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड सेकेंड इन एनिमल सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स। इज दैट क्लियर? एम आई क्लियर टू यू? कि मैंने आपको पहले समझाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन आपको टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दोनों अलग अलग टाइप के रेटिकुलम के एंड रफ एंड स्मूथ दोनों के हमने फंक्शन पढ़ लिए। तो ये था एवरीथिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो हमने 4 सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। नंबर 1 हमने क्या पढ़ लिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सेकेंड बारी है पढ़ने की गोल्गी अपैरेटस। क्या बोलते हैं इसको? गोल्गी अपैरेटस। तो क्या होता है गोल्गी अपैरेटस? तो गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी अपैरेटस जो होता है वो जस्ट पड़ोस में, जस्ट बगल में लाई करता है किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी बिल्कुल ऐसा चिपक के रहता है उससे, नो, चिपक के नहीं रहता है, लेकिन जस्ट साइड में लाई करता है किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अभी रीजन भी समझ में आ जाएगा क्यों, चलिए देखेंगे। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस। अगेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर, रेटिकुलर का क्या मतलब होता है? नेटवर्क। क्या मतलब होता है? नेटवर्क। तो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क वाला एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। किसके पास में प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी अपैरेटस। अब इसका नाम ये गोल्गी क्यों रखा? बिकॉज देयर वॉज अ साइंटिस्ट नेम गोल्गी और उन्होंने इनको डिस्कवर किया था। क्या नाम था साइंटिस्ट का? कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी। तो कैमिलो गोल्गी जो थे उन्होंने गोल्गी अपैरेटस को डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे बोल दिया जाता है गोल्गी अपैरेटस। उनके मतलब रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पे उसका नाम रख दिया गया। They consist of flat disc-shaped sacs cisternae of 0.5 to 1 micrometer diameter. These are stacked parallel to each other. अब अगर हम बात करें, अगर आप गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको इसमें कुछ स्पेसेस दिख रही होंगी। इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ बोरे जैसा लंबा लंबा लेकिन इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं? तो हमें ध्यान रखना है जो गोल्गी अपैरेटस में ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें बोला जाता है सिस्टर्नी। क्या बोला जाता है इन्हें? सिस्टर्नी। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि गोल्गी अपैरेटस सिस्टर्नी, काफी सारे सिस्टर्नी से मिलकर बना है। तो गोल्गी अपैरेटस जो होता है उसमें क्या होता है? दे हैव
फ्लैट डिस्क शेपेड सैक्स। डिस्क मतलब कि फ्लैट रहेंगे और लंबे लंबे सैक्स उसमें रहते हैं, खाली बोरे टाइप स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग सिस्टर्नी। ओके, और काफी मतलब छोटे डायमीटर से आप देखोगे तो इतने भी छोटे नहीं है, है ना, गोल्जी अपैरेटस, लेकिन पूरा इससे ही मिलकर बना है। और ये कैसे अरेंज होते हैं? पैरेलल अरेंज होते हैं। पैरेलल का क्या मतलब होता है कि सपोज एक सैक ऐसा है, पहले ऐसा, फिर दूसरा उसके यहाँ पे ऐसा होगा, फिर तीसरा फिर से ऐसा होगा, फिर चौथा फिर से ऐसा होगा। इस तरीके से कुछ ये सैक्स जो है इस तरीके से अरेंज रहते हैं, और इन सैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज सैक्स आर नोन एज सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं ना? सिस्टर्नी। ओके, क्लियर? तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया कैसा होता है गोल्जी अपैरेटस का? वेरी गुड। अब जब आपको स्ट्रक्चर क्लियर है तो अब हम आगे क्या देखेंगे? फंक्शन, जो हम हमेशा देखते हैं। अब फंक्शन से पहले कुछ और बातें देख लेते हैं जो कि क्या बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अगेन डायग्राम पे आ जाओ। जो हमारा गोल्जी अपैरेटस होता है उसमें दो सरफेसेस होती हैं। आपको एक सरफेस यहाँ दिख रही है और एक सरफेस आपको यहाँ दिख रही है, नंबर 1 एंड नंबर 2। दो सरफेसेस दिख रही हैं आपको, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, तो मैंने आपको दो सरफेसेस दिखा दी। अब दो सरफेसेस का क्या मतलब होता है? सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड विद कॉन्वेक्स सिस फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्केव ट्रांस मैच्योरिंग फेस। सिस एंड ट्रांस फेस आर टोटली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। अब सबसे पहले बताया था कि ये जो ऑर्गेनल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में होता है, उससे काफी ज्यादा क्लोजली अटैच्ड होता है। यहाँ पे हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसके जस्ट पड़ोस में आपको मिलेगा कौन? उसके पड़ोस में मिलेगा आपको गोल्गी अपैरेटस। अब जो गोल्जी अपैरेटस है इसमें दो फेसेस होते हैं या दो साइड्स होते हैं, आप इस तरीके से समझ लीजिए। दो फेसेस होते हैं या फिर दो साइड्स होते हैं गोल्जी अपैरेटस का। अब ध्यान से सुनिएगा, गोल्जी अपैरेटस का वो वाला फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है गंदा सा, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गोल्जी अपैरेटस के दो फेजेस हो गए। एक फेज हो गया जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में है, और दूसरा फेज हो गया ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर है। तो जो फेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर होता है, नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला, तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो कॉन्वेक्स फेज या फिर सिस फेज या फिर फॉर्मिंग फेज। तीनों नाम इस वाले फेज को दिए गए। क्या क्या बोल सकते हो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में है? कॉन्वेक्स फेज, सिस फेज या फिर फॉर्मिंग फेज। तीनों नाम दिए गए द सरफेस विच इज क्लोजर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सरफेस विच इज अवे फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव ट्रांस या फिर मैच्योरिंग फेज। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जल्द से बताओ। तो हमने देखा कि जो गोल्गी अपैरेटस होता है उसके दो फेजेस होते हैं। द सरफेस विच इज नियरर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज कॉन्वेक्स फेज, सिस फेज और फॉर्मिंग फेज, and the surface or the part of the Golgi apparatus which is away from the endoplasmic reticulum it is known as concave phase, trans phase और क्या फिर maturing phase। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? अब जब आपको ये चीज समझ में आ गई है अगर, तो इसी से आपको आगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर होगा। इसको एक बार और रीड कर लो। सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। कंसेंट्रिकली का मतलब समझते हैं ना आप? इस तरीके से कुछ ऐसा। तो कंसेंट्रिकली अरेंज्ड विद कॉन्वेक्स सिस, या तो कॉन्वेक्स बोलो या तो सिस बोलो या तो फॉर्मिंग बोलो, फेस एंड कॉन्केव बोलो, ट्रांस बोलो या फिर मैच्योरिंग फेज। सिस एंड ट्रांस फेजेस आर टोटली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। तो सिस फेज एकदम टोटली अलग होता है, ट्रांस फेज टोटली कनेक्टेड अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं अलग अलग है तो अब अलग ही रहेंगे, अलग हैं बट दे रिमेन इंटरकनेक्टेड। अलग हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो आपको अभी सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी अपैरेटस क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, कितने फेसेस होते हैं, किस टाइप का दिखता है, सिस्टर्नी क्या होती है, ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं। क्लियर हुआ ये? तो चलिए मैं इसको इरेज करूंगी और आगे बढ़ूंगी, और आगे चल के अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस। तो फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस जो होता है, नंबर 1, सिक्रीट्स मटेरियल टू द इंट्रासेल्यूलर टारगेट और आउटसाइड द सेल, मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड। अब आई ना मुद्दे की बात। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस इज पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स या पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। जो भी चीजें, अब ये छोड़ो जो भी लिखा, मेरी सुनो, क्या मुझसे बोल रही हूँ मैं, जो भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना दी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक फैक्ट्री टाइप का था, उसने कुछ भी चीज जो थी वो बना दी थी। क्या बनाए थे? मेनली प्रोटीन्स बनाए थे। क्या बना दिए थे उसने? प्रोटीन्स। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बनाए हुए प्रोटीन्स जो हैं, इनकी पूरी बॉडी में अलग अलग जगह जरूरत है, ठीक है। कोई भी चीज है, अलग अलग जगह जरूरत है। अब ऐसे ही थोड़ी ना उठा के दे देंगे, हाँ लो ले जाओ प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन बने, इनकी करनी पड़ती है क्या? इनकी करनी पड़ती है पैकेजिंग। क्या करनी पड़ती है? पैकेजिंग। और इन प्रोटीन्स को पैक किसके, कौन सा एक गिफ्ट पेपर है जिसका नाम है वेसाइकल। क्या नाम है जिसका? वेसाइकल। तो ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट करना पड़ता है पैक करके वेसाइकल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वेसाइकल्स। और फिर ये वेसाइकल्स को हम पूरी बॉडी में जहां भी जरूरत होती है या फिर सेल के अंदर, वहां इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पूरी बॉडी में प्रोटीन्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, बल्कि प्रोटीन बनाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, फिर पैकेजिंग होके बनते हैं वेसाइकल्स, और वे वेसाइकल्स को पूरी बॉडी में अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। ओके, अब यही पैकेजिंग का काम करता है गोल्जी अपैरेटस। यहाँ जो मैंने पैकेजिंग लिखा है, यही काम करता है हमारा गोल्जी अपैरेटस। कैसे करता है एक बार देख लेते हैं। जो सिस फेस होता है गोल्जी अपैरेटस का, यहाँ पे अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स बने। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या बने? प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स जो होते हैं, ये एंटर करते हैं इन द सिस फेस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। कहां से एंटर करते हैं ये? दे डू एंटर फ्रॉम सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस और द फॉर्मिंग फेस। वहां से गोल्गी अपैरेटस के सिस फेस से एंटर करते हैं प्रोटीन्स। अब ये जो प्रोटीन्स एंटर कर गए, ये पूरे सिस्टर्ने में अंदर जो होते हैं ट्रैवल करते हैं। इन सिस्टर्ने में क्या करते हैं? इन सिस्टर्ने में ट्रैवल करते हैं, और इन सिस्टर्नी में ट्रैवल करते हैं। ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग कोर्स दे गेट पैकेज्ड। उनकी पैकिंग हो जाती है इस ट्रैवलिंग में, और फाइनली वो इस फेज से, कौन से फेज से? वो फाइनली ट्रांस फेज से बाहर आते हैं। और जब वो ट्रांस फेज से बाहर आते हैं, तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो पैक हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स। किस फॉर्म में पैक हो जाते हैं? इन फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स। तो सिस फेज से एंटर हुए कौन? प्रोटीन्स, जो किसने बनाए थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए थे। ट्रैवल करने में, सिस्टर्ने में मूव करने में जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, किसमें? गोल्गी अपैरेटस में, वो पैक हो जाते हैं। और जब गोल्गी अपैरेटस के ट्रांस फेज से वो बाहर निकलते हैं, तो वो बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स। और फिर ये जो वेसाइकल्स हैं, ये पूरी बॉडी में जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। समझ में आई कि नहीं? मतलब बहुत ईजी है अगर समझने की कोशिश करो, और नहीं तो फिर तो रहने दो, ऐसे वाला है कि ठीक है ना, हमें इतना क्या हो रहे होंगे, पैक निकल रहे होंगे, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये कंसेप्ट काफ़ी ईजी और काफ़ी अच्छा है। ठीक है, चलो अब टेक्स्ट देख लेते हैं क्या मेंशन है। secretes material to the intracellular targets or outside the cell, materials to be packaged as vesicles from the endoplasmic reticulum. फ्यूज विद द, किसके साथ फ्यूज होते हैं? सबसे पहले कहाँ पे एंटर होते हैं? सिस फेज, एंड मूव टूवर्ड्स द ट्रांस फेज। सिस फेज में घुसते हैं और पूरा सिस्टर्ने के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ तक आते हैं? ट्रांस फेज तक। दिस इज वाई गोल्जी अपैरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन आता है ये वाली लाइन से, ये वाली जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें आगे क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। वाई गोल्जी अपैरेटस इज इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि बताइए गोल्जी अपैरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पड़ोसी क्यों है, उससे इतना चिपक के क्यों रहता है?
आपको उसके आंसर में लिखना होता है कि जो भी मटेरियल या जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनकी पैकेजिंग के लिए गोल्गी अपैरेटस, उनकी पैकेजिंग में गोल्गी अपैरेटस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज व्हाई दे लाई इन क्लोज एसोसिएशन। गॉट इट? समझ में आ गई बात? तो सिस फेज से एंटर होते हैं, ट्रांस फेज से एग्जिट हो जाते हैं, एंड दे डू पैक्ड एज, दे गेट पैक्ड एज वेसिकल्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। क्लियर हो गया है आपको ये सब कंसेप्ट? अब एक फंक्शन हम और देख लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी अपैरेटस बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। तो हो क्या रहा है, जो भी राइबोसोम्स थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स बनाए थे, उसके ऊपर राइबोसोम्स थे ना, तो उन्होंने जो भी प्रोटीन बनाए थे, तो बहुत सारे चेंजेस उन प्रोटीन में कौन कर रहा है, वो सिस्टर्ने में जब वो गोल्गी अपैरेटस में घूम रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, और जब वो ट्रांस फेज से बाहर निकलता है तो वो चेंजेस के साथ वो प्रोटीन निकलता है। ये बात आपको ऑलरेडी मैंने समझा दी है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो पहला फंक्शन हो गया पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। गोल्गी अपैरेटस के दो फंक्शन आप एकदम शॉर्ट में याद रख सकते हैं, पैकेजिंग and modifications of protein, and secondly आप उसमें याद रख सकते हैं formation of glycoproteins and glycolipids. Second is formation of glycoproteins and glycolipids. Is that clear? तो ये जो दो फंक्शन हैं आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मेनली इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं, है ना, ग्लाइकोलिपिड, सॉरी लिपिड। तो पहला हो गया पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन इन किसमें, प्रोटीन्स में। जो प्रोटीन बनाए किसने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैक कर दिए गोल्गी अपैरेटस ने। और दूसरा फंक्शन क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का सिंथेसिस करना। ये दो काम हो गए किसके, गोल्गी अपैरेटस के। तो यहाँ पे खत्म होता है सेकेंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सेकेंड ऑर्गेनल, जिसका नाम था गोल्गी अपैरेटस। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगेन देयर वर 4 ऑर्गेनल्स, देयर आर 4 ऑर्गेनल्स इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 गोल्गी अपैरेटस, नंबर 3 इज लाइसोसोम्स। तो क्या होते हैं लाइसोसोम्स? अगेन membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. Very very important. जो lysosomes होते हैं वो किससे बनते हैं? They are formed from Golgi apparatus. गोल्जी अपैरेटस में बहुत सारी पैकेजिंग की प्रोसेस होती है और उससे ही एक नए सेल ऑर्गेनल बन जाते हैं जिनका नाम होता है लाइसोसोम। क्या नाम होता है जिनका? लाइसोसोम। अब अच्छी बात क्या है, चलो ठीक है मैम, आपने बोला ठीक है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, गोल्गी अपैरेटस में पैकेजिंग होती है और उनसे बन जाते हैं, ठीक है, ओके, वेरी फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात कि लाइसोसोम के अंदर होता क्या है। Lysosome is consist of, is full of many hydrolytic enzymes, several type of hydrolytic enzymes. Lysosomal vesicles contain almost all the types of hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes का क्या मतलब है? प्रोटीन को तोड़ने वाले, लिपिड्स को तोड़ने वाले, फैट्स को तोड़ने वाले, जो भी कुछ तोड़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाले, जो भी कुछ तोड़ना है उसको तोड़ने के एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? अब देखो आप, हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। हाइड्रोलेजेस कौन कौन से हो गए उसमें? जैसे कि लिपिड्स को तोड़ने वाले हो गए लाइपेजेस, प्रोटीन्स को तोड़ने वाले हो गए प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाले हो गए कार्बोहाइड्रेजेस। मतलब कि लाइसोसोम के बारे में सुन के कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर सब कुछ खत्म करना है सेल के अंदर, उसके लिए सारे बम, हथियार, बारूद पूरा का पूरा कौन लेके बैठा हुआ है? वो लेके बैठा हुआ है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और उनके नाम आपने देख लिए। अब क्या होता है देखो, दे आर एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। किस पीएच पे काम करते हैं लोग? एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच कितनी होती है? लेस देन 7। कितनी होती है? लेस देन 7 पीएच पे ये लोग काम करते हैं, एक्टिवेटेड रहते हैं। ओके, पीएच लेस देन 7। और करते क्या है? दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो आपको समझ में इतनी बात तो आ गई थी, अगर उनको डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीन यहाँ पे एंजाइम्स हैं तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को वो तोड़ देंगे।
लेकिन अब आप सोच रहोगे कि मैम काम क्या होगा लाइसोजाइम का, बताइए आप सोचिए क्या काम होगा। चलो समझ में आ गया स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और क्या काम करती हैं वो भी समझ में आ गई। तो अब ये लाइसोसोम करता क्या है, बताओ क्या करता होगा। लाइसोसोम सुसाइड करवा देता है सेल की, क्या करवा देता है, सुसाइड। लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। जब भी सेल के अंदर कोई ट्रॉमा होता है, कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है जहाँ पे उसके एंजाइम्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, तब तब उस सिचुएशन में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बर्स्ट होते हैं। क्या होते हैं, बर्स्ट मतलब फटते हैं। अब जैसे ही लाइसोसोम फटेंगे तो आप बताओ क्या होगा, उसके अंदर जितना भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो सारे एंजाइम्स बाहर आते हैं और सेल के जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं और सब कुछ है उनको वो डाइजेस्ट कर देते हैं और उनको वो खत्म कर देते हैं। और इस तरीके से वो पूरी सेल खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, सेल खत्म हो गई। जो प्रोसेस लाइसोसोम्स परफॉर्म करते हैं इट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। क्या करते हैं वो, फैगोसाइटोसिस एंड एंजाइम डाइजेशन। तो एंजाइम्स के थ्रू वो पूरे सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। और अब जब सेल के अंदर के सारे कंपोनेंट्स खत्म हो गए तो सेल जिंदा थोड़ी बचेगी, सेल की डेथ हो जाती है। इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, लाइसोसोम्स को बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स, क्योंकि इसके अंदर ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो अल्टीमेटली सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डेथ। सेल की डेथ हो जाती है। और सेल की डेथ कब होती है, जब भी कोई बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन होती है ना, कि कुछ इन्फेक्शन है या फिर कुछ चीज़ें एबनॉर्मल हैं, तब सेल की डेथ होती है। इज दैट क्लियर। तो आपको थर्ड सेल ऑर्गेनल क्लियर हो गया जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि कौन सा था, लाइसोसोम। अब हम लास्ट सेल ऑर्गेनल देख लेते हैं विच इज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम विच इज वैक्यूल्स। विच आर वैक्यूल्स। तो आपने वैक्यूल्स के बारे में एकदम स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, वैक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा था दे आर डोमिनेटेड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और एक होता है, एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है जो पूरी सेल को घेर के रखता है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें काफ़ी स्मॉल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है होते भी नहीं है। तो वैक्यूल्स आर डोमिनेटिंग फीचर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का डोमिनेटिंग फीचर होता है। These are membrane bound space found in the cytoplasm. सिंपल कुछ नहीं होता, एक मेम्ब्रेन के थ्रू एक खाली जगह है इस तरीके की, इसी को बोल दिया जाता है वैक्यूल, खाली जगह। लेकिन खाली जगह कैसी है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंडेड है। जैसे आपका, आप कैसे समझ लीजिए, एक खाली स्विमिंग पूल टाइप, ठीक है, खाली पूल है बट उसकी बॉर्डर्स तो होंगी ना, मेम्ब्रेन तो होंगी उसकी। उस तरीके का एक सेल ऑर्गेनल होता है। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटीरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। सो ये जो बैग है, जो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, खाली जगह है, जो खाली पूल है, वो पूल जो है वो खाली नहीं है, रादर इट इज़ अ वेस्ट पूल। वो सभी चीज़ें जो सेल को ज़रूरत में नहीं पड़ने वाली, वेस्ट होता है ना। आपने क्या करा, एक पॉलीथिन रख दीजिए, आप तो ऐसा समझ लो सेल ने क्या करके रखा है, एक पॉलीथिन रख दी है कि जो भी कचरा गंदगी है जो हमारे काम की नहीं है वो सब लोग इस पॉलीथिन में डालेंगे, और सेल ने ऐसा ऑर्डर दे दिया है। तो दैट पॉलीथिन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आर नोन एज वैक्यूल्स। और उनमें क्या क्या हो सकता है, उसमें वाटर हो सकता है, उसमें सैप हो सकता है एंड उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और भी दूसरे मटीरियल विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। ओके क्लियर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। सो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। अगर आप वैक्यूल का डायग्राम देख रहे हैं तो ये देखो, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में एक जो बड़ा सा वैक्यूल आपको ये दिख रहा है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इस मेम्ब्रेन को, जिससे मैंने रेड हाईलाइट किया है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। तो कभी भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज टोनोप्लास्ट, तो आपको पता होना चाहिए द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो ये फैक्ट तो आप जानते हैं कि प्लांट सेल में मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस जो सेल की है वो कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, वैक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वैक्यूल्स काफी बड़े होते हैं, किस में बड़े होते हैं, इन प्लांट सेल।
In plant, tonoplast facilitates the transport of ions and other material against concentration gradient. Very, very important. Into vacuole, hence their concentration is higher in vacuole than in the cytoplasm. अब हो क्या रहा है, कुछ भी चीज़ सेल में अगर एक्स्ट्रा है जिसको सेल की जिस चीज़ की ज़रूरत सेल को नहीं है, तो वो क्या होगा, वो चीज़ सेल निकालना चाहेगी। अब अगर सेल बाहर उस चीज़ को नहीं एलिमिनेट कर पा रही है, नहीं निकाल पा रही है, या कुछ भी रीज़न, सेल उसको निकाल के पटक देगी किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। और वैक्यूल के अंदर भी किस तरीके से एक्सचेंज होता है मटीरियल्स का, इट इज़ अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि कैसा ट्रांसपोर्ट, एक्टिव कि पैसिव। तो यहाँ से आपको ये चीज़ रियलाइज होगी, द ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव, बिकॉज अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो इट इज इन द फेवर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब वो विद कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। लेकिन अगर यहाँ अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जहाँ से कम है, कम से चीज़ें ज़्यादा की तरफ जा रही हैं, कम से ज़्यादा की तरफ जाना, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, दिस इज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, दिस इज अप हिल ट्रांसपोर्ट। ओके, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ट्रांसपोर्ट किसमें, वैक्यूल्स में। और इस तरीके से वो सेल के अंदर बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई हेंस देयर कंसंट्रेशन इज हायर इन वैक्यूल। अब जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसलिए क्या होता है, जो चीज़ें हैं, जो भी वेस्ट है, मॉलिक्यूल्स, उसकी कंसंट्रेशन वैक्यूल में ज़्यादा रहती है रादर इन द साइटोप्लाज्म। और इस तरीके से सेल अपनी इफेक्टिव वर्किंग कर पाती है, क्योंकि जो मटेरियल है उसको सेल, वो वेस्ट हो गए सेल के लिए, अब उसको निकाल के कहीं पे रखना था, अब वो तो ज़्यादा है ना, अब ज़्यादा से कम की तरफ वैक्यूल की तरफ भेजना है। तो अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वैक्यूल में, वो चीज़ें जाके एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो अब सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग चलती रहती है। ओके, इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया वैक्यूल का कंसेप्ट आपको? लास्ट कुछ और बात देख लो। इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प फॉर एक्सक्रीशन। अब इस वैक्यूल को आपको अमीबा के वैक्यूल्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, वही वैक्यूल है, लेकिन अमीबा में वो हेल्प करता है किसमें, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। सिमिलरली जो प्लांट सेल का वैक्यूल है वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा था। एंड इन मेनी सेल्स, जैसे कि प्रोटिस्टा की बात करेंगे, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो वहाँ पे वैक्यूल्स क्या काम कर रहे हैं, वहाँ पे वैक्यूल्स फूड इनगल्फमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी, जो वैक्यूल होता है उसको थोड़ा सा डाइवर्स फंक्शन हो गया, कि वो कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में फूड वैक्यूल की तरह बिहेव कर सकता है, किसी किसी में एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन हेल्प कर सकता है, और टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। अब जब चारों सेल ऑर्गेनल्स आपने डिटेल में पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिया आपने, सबसे पहले पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करा। सेकेंड आपने पढ़ा गोल्जी अपैरेटस। क्या पढ़ा सेकेंडली आपने, गोल्जी अपैरेटस, जिन्होंने प्रोटीन्स को पैक करा और जहां जहां बॉडी में जरूरत पड़ी उसे डिस्ट्रीब्यूट करा। थर्ड आपने पढ़ा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का क्या काम था, उसके अंदर सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, कभी भी कुछ गड़बड़ हो तो वो बर्स्ट हो जाए और सेल की डेथ करवा दे। एंड लास्टली आपने पढ़े वैक्यूल्स, जिनका फंक्शन क्या है, वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है, अगर वो जो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी तो चाहिए ना, कि पूरी प्रोसेस में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, वेस्ट, उसको एकोमोडेट करने के लिए हो गए हमारी सेल के पास वैक्यूल्स। तो ये चारों बातें सुनने के बाद, चारों सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आता है कि ये चारों एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, एक ही चीज़ के लिए टारगेट रह के ये लोग टारगेट रख के एक चीज़ को ये काम कर रहे हैं। That is why these four cell organelles are together consist of endomembrane system. Is that clear my dear students? Hope so आपको समझ आया होगा। And that is all for today. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।